गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू क्लास 11th कॉमर्स। तो हम आज कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? आपको आइडिया है? अकाउंटेंसी। एंड द टॉपिक वाज द सेम, वही टॉपिक है जो हम लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। क्या था? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हम उसके आगे की बात करेंगे जितना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो एक बार वापस, सबसे पहले लास्ट क्लास में अभी तक क्या क्या कर चुके हैं हमने डिस्कस कर लिया। अकाउंट क्या होता है, फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में भी सीखा था, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। और पिछली क्लास में हमने सीखा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में, कौन से अप्रोच के हिसाब से? ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। तो हम अब आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स, कि हम आज की क्लास से क्या सीखने वाले हैं, क्या सीखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स ऑफ टुडेज लेसन। क्या क्या है? After going through this session, student will be able to, first of all, they understand the rules of debit and credit. कौन से रूल्स? डेबिट एंड क्रेडिट कौन से रूल्स? मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हम ये सीख जाएंगे। सेकेंडली, आइडेंटिफाई अकाउंट्स इन्वॉल्वड इन अ ट्रांजैक्शन। अगेन हम वापस वो सीख पाएंगे कि एक ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। थर्डली, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अकाउंट इन्वॉल्वड बाय फॉलोइंग मॉडर्न अप्रोच, और उनके नेचर का भी पता लगा पाएंगे कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से वो अकाउंट जो हमने आइडेंटिफाई किए थे वो किस नेचर के हैं, उनका टाइप क्या है। थर्ड के बाद फोर्थ वन, डेवलप दी स्किल्स टू अप्लाई रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फिर उसके बाद हम वो स्किल्स सीख पाएंगे कि किस तरीके से ये पता लगाया जाए कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, उन अकाउंट में से किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और किसको क्रेडिट किया जाएगा। और फाइनली, एक्वायर द नॉलेज टू प्रिपेयर टी शेप अकाउंट, और हम ये भी सीख पाएंगे कि टी शेप अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करें आज की वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, तो आपको याद होगा मॉडर्न अप्रोच क्या कहती थी? मॉडर्न अप्रोच कहती थी कि हमारे पास कितने टाइप के अकाउंट्स हैं? 5 टाइप्स के। पहला असेट्स, नेक्स्ट एक्सपेंसेस, नेक्स्ट लायबिलिटीज, नेक्स्ट कैपिटल, और लास्ट वन रेवेन्यू। तो हमने डिफरेंट अकाउंट्स को मेन 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। तो आज हम बात करेंगे रूल्स की। किसकी बात करने वाले हैं? रूल्स। तो रूल्स क्या क्या है? जैसे कि आपको यहां दिख ही रहा है कि यहां पर 5 टाइप्स के अकाउंट है, इसलिए 5 रूल्स हैं। डिफरेंट टाइप्स के लिए डिफरेंट रूल्स। जैसे सपोज हम बात करते हैं असेट की, तो असेट का रूल क्या है? इंक्रीज इन असेट डेबिट, डिक्रीज इन असेट क्रेडिट। यानी असेट जब इंक्रीज हो रहा हो तो आप उसे डेबिट करिए। कहां पर इंक्रीज हो रहा हो? बिजनेस में ऑब्वियसली। तो बिजनेस में यदि असेट इंक्रीज हो रहा है तो आप उसे डेबिट करेंगे, और बिजनेस से असेट यदि डिक्रीज हो रहा है तो उसे आप क्रेडिट करेंगे। सेकेंडली, एक्सपेंसेस, सेम रूल, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिट। तो पहले आगे के रूल्स लिखने से पहले जरा एक बार एग्जांपल ले लेते हैं इनके ऊपर, दोनों के ऊपर। जैसे मैं बोल रहा हूं यहां पर कि असेट यदि इंक्रीज हो रहा हो तो डेबिट और डिक्रीज हो रहा हो तो क्रेडिट। एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। सपोज हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। सपोज 50,000 रुपए का फर्नीचर परचेज कर लिया। कितने का? 50,000 रुपीज का। अब पहला टास्क क्या है कि भाई ये पता लगाओ कि इस ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। तो कौन से अकाउंट इन्वॉल्व के लिए हमें देखना है? फर्नीचर खरीद रहे हैं तो एक अकाउंट तो फर्नीचर हो गया, और दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया? कैश, क्योंकि कैश में खरीद रहे हैं। और आपको दिख रहा है ये दोनों ही क्या है? असेट। तो इसका मतलब असेट का रूल फॉलो होगा। ये भी एक असेट है और ये भी एक असेट है, दोनों ही असेट है। तो हमें देखना है कि इनमें से इंक्रीज कौन सा हो रहा है बिजनेस में। जो असेट इंक्रीज हो रहा होगा बिजनेस में हम उसे डेबिट करेंगे, और जो असेट डिक्रीज उसे क्रेडिट। तो हमें दिख रहा है फर्नीचर खरीदते हैं हम बिजनेस में, बिजनेस के लिए, तो फर्नीचर बिजनेस में इंक्रीज होता है। आएगा ना फर्नीचर हमारे पास खरीदने पर, तो इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होने पर क्या करना चाहिए? उसे डेबिट, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है,
इसलिए डेबिट। ऑन द अदर साइड कैश जो है वो भी एक एसेट है, बट वो बिजनेस से जा रहा है क्योंकि फर्नीचर खरीदने से एसेट कैश डिक्रीज होता है, इसलिए क्रेडिट। तो हमें क्लियर हो गया एसेट का रूल। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं एक्सपेंसेस के ऊपर। तो एक्सपेंसेस का एग्जांपल के लिए हम कोई एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शन लेते हैं। सपोज सैलरी पेड 10,000, 10,000 रुपए की सैलरी पे कर दी। तो पहला कौन सा इसमें अकाउंट इन्वॉल्व है, तो अकाउंट इन्वॉल्व है पहला सैलरी और दूसरा कैश। तो इसमें दोनों रूल फॉलो कर देते हैं क्योंकि कैश के बारे में हम समझ चुके हैं और सैलरी हमें समझनी है। तो सैलरी कौन सा अकाउंट है, एक्सपेंसेस। तो अब हमें देखना है कि सैलरी जो कि खर्चा था ये बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। जब मैं किसी को सैलरी देता हूं तो खर्चे बढ़ गए, यही बोलते हैं ना कि एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया और सैलरी देनी पड़ी है। तो इसका मतलब जब सैलरी देते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं और इंक्रीज होने से हम उसे क्या करते हैं, डेबिट, इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे। तो ये रूल तो सैलरी का एक्सपेंसेस के लिए हो गया। Whereas यदि मुझे कैश के बारे में भी सोचना है साथ साथ, तो कैश किस नेचर का अकाउंट है, असेट। तो यहां पर मैं कौन सा रूल फॉलो करूंगा, असेट का। असेट क्या कहता है, इंक्रीज हो रहा हो तो डेबिट और डिक्रीज हो रहा हो तो क्रेडिट। जब हम सैलरी पे करते हैं तो क्या होने वाला है, हमारे कैश की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, बिजनेस में कैश कम हो जाएगा। तो कैश कम होने का मतलब डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज का मतलब क्रेडिट। तो हमने देख लिया कि जब भी खर्चे यानी एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। बट अब आपके माइंड में कंफ्यूजन आएगी, सर खर्चे बढ़ते तो देखे हैं हमने, बट ये कम कैसे होंगे। तो कम होने का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने बोल दिया परचेज रिटर्न ₹5,000, यानी हमने किसी से गुड्स खरीदे थे 5,000 रुपए के, अब हमने वापस कर दिए। तो यहां पर जो ये परचेजेस है वो तो खर्चा है, बट परचेज को जब हम रिटर्न कर देते हैं तो ये खर्चा कम हो जाएगा। मैं परचेज करके लाया था किसी से सामान 50,000 रुपए का, तो मेरा खर्चा 50,000 का हो गया, बट उसमें से 5,000 का सामान ठीक नहीं निकला, 5,000 का जो गुड्स थे वो करेक्ट नहीं थे एज पर माय स्पेसिफिकेशन, तो मैंने वो रिटर्न कर दिए। तो इससे इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न। जब परचेज किया तो एक्सपेंसेस हुए थे, परचेज रिटर्न कर रहा हूं मैं तो एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये एग्जांपल किसके लिए लिया हमने, परचेज रिटर्न के लिए लिया। किसके लिए एग्जांपल है, परचेज रिटर्न। तो जब परचेज रिटर्न होगा तो एक्सपेंसेस, इसका मतलब परचेज रिटर्न किस नेचर का अकाउंट है, एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। तो हमसे पूछा जाए कि भाई ये परचेज रिटर्न जो आपका अकाउंट है ये किस नेचर का है, तो आपका आंसर क्या होगा, एक्सपेंस है। और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होने पर हमें क्या करना चाहिए, क्रेडिट। इसका मतलब हम परचेज रिटर्न अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। ओके, हम आगे फिर एक एग्जांपल से पूरा इलस्ट्रेट करेंगे इसको दोबारा। अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का रूल जस्ट ऑपोजिट है इसका, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। यानी डिक्रीज होने पर डेबिट करेंगे और इंक्रीज होने पर क्रेडिट करेंगे। क्लियर है ये बात, डिक्रीज हो रही होगी लायबिलिटी तो डेबिट और इंक्रीज तो क्रेडिट। अब इसको एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। सपोज हमने बात कर ली, took a loan from bank, took a loan from bank। हमने एक बैंक से लोन ले लिया सपोज 1 लाख रुपए। अब इस ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट है, एक तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो एक तो बैंक अकाउंट हो गया और दूसरा अकाउंट हो गया बैंक लोन, जो लोन लिया है। तो बैंक किस नेचर का अकाउंट है, बैंक तो है असेट नेचर का, तो यहां तो असेट का रूल फॉलो करेंगे हम। जबकि बैंक लोन जो है वो एक लायबिलिटी है, क्या है, तो यहां पर लायबिलिटी नेचर है, तो लायबिलिटी का रूल फॉलो करेंगे। दोनों ही फॉलो कर लेते हैं चलो इसमें। तो पहले बैंक यानी एसेट, तो जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो लोन मिलने से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियसली लोन लिया तो पैसे आ रहे हैं यानी बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज। इंक्रीज होने पर क्या करें, जब असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, ये रहा कोई इंक्रीज इन असेट डेबिट। अब बात आती है बैंक लोन की। अब बैंक लोन एक लायबिलिटी है, जब बैंक से लोन ले लिया तो हमारी लायबिलिटी बढ़ी या घट गई, यानी हमें पैसे देने होंगे या नहीं देने होंगे, देने हैं, ऑब्वियसली लोन लिया है तो लायबिलिटी बढ़ेगी, तो इंक्रीज, यानी यहां पर दोनों ही चीजें इंक्रीज हुई हैं।
बट ये असेट था इसने डेबिट किया, बट लायबिलिटी यदि बढ़ती है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, इसलिए इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं जो कि किस पे बेस्ड है, कैपिटल पर। तो कैपिटल का भी सेम रूल यही है, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। तो यदि कैपिटल यदि डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करो, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। इसका तो एग्जांपल हम मेन फर्स्ट ट्रांजैक्शन से ले सकते हैं। सपोज मनीष स्टार्टेड बिजनेस, हमने वही अभी अपना एग्जांपल लेना है। मान लीजिए रवि स्टार्टेड बिजनेस लिखा हुआ है, रवि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रवि ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। सपोज उसने 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, तो इसमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक तो कैश और दूसरा कैपिटल। कैश किस नेचर का अकाउंट है, कौन सा नेचर है इसमें से, कैश का असेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है, असेट है। और कैपिटल किस नेचर का अकाउंट है, कैपिटल ही है। ये जब बिजनेस में पैसे लगाता है ऑनर बिजनेस में, तो कैश इंक्रीज होगा बिजनेस में या डिक्रीज, इंक्रीज होने वाला है। तो यहां पर इंक्रीज हो रहा है ये कैश। इंक्रीज होने से क्या करेंगे हम, डेबिट। इंक्रीज होने से डेबिट। अब कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल यदि बिजनेस में आती है तो वो भी इंक्रीज होती है, इंक्रीज होगी तो क्या करें, क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती है। अब हम लास्ट रूल की तरफ चलते हैं जो कि क्या है हमारा, रेवेन्यू के ऊपर। रेवेन्यू के लिए भी सेम रूल यही है, डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट। यानी रेवेन्यू की वैल्यू यदि कम हो रही होगी तो हम डेबिट करने वाले हैं, और यदि वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो डिक्रीज होने पर रेवेन्यू डेबिट, इंक्रीज होने पर क्रेडिट। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने रिसीव कर लिया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव 5000। कितना इंटरेस्ट रिसीव किया, 5000 रुपए का इंटरेस्ट। तो यहां पर कौन से अमाउंट इन्वॉल्व हुए, एक तो कैश और दूसरा इंटरेस्ट। तो कैश किस नेचर का अकाउंट है, कैश है, असेट। इंटरेस्ट किस नेचर का अकाउंट है, रेवेन्यू। तो हमें मालूम होगा, यहां रूल फॉलो करते हैं, जब हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो असेट क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। और इंक्रीज होने पर क्या करें इसे, डेबिट, इंक्रीज होने से डेबिट। ऑन द अदर साइड इंटरेस्ट क्योंकि एक रेवेन्यू है और वो भी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और रेवेन्यू का रूल क्या कहता है कि रेवेन्यू जब इंक्रीज होंगे तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, इसलिए क्रेडिट। तो हमने ये सीख लिया यहाँ पर अभी कि रूल्स हैं क्या और उसको अप्लाई कैसे करें। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और जिसमें हम ये सब चीजें एक साथ कलेक्टिवली सीखेंगे। तो इसको रब कर देते हैं पहले। ओके, तो स्टार्ट करने से जस्ट पहले मैं आपको थोड़ा सा वापस एक शॉर्टकट में यहाँ रूल लिख देता हूँ यही वाली। तो हमें मालूम है एक असेट का रूल होता है और असेट के साथ साथ एक्सपेंसेस का भी आपको मालूम है सेम रूल है। वो क्या रूल है, डेबिट कब करते हैं, क्रेडिट कब करते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो जब असेट और एक्सपेंस यदि इंक्रीज हो रहे होंगे तो वो डेबिट होते हैं, जबकि वो डिक्रीज हो रहे होंगे तो वो क्रेडिट होते हैं। तो हमें ध्यान से देखना है इसमें कि डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है। जब डेबिट कब करेंगे, जब इंक्रीज हो रहे होंगे, और क्रेडिट जब डिक्रीज हो रहे होंगे। सिमिलरली यानी इन दोनों के लिए कॉमन रूल हो गया है कि किस किस के लिए, एसेट और एक्सपेंसेस। थर्ड हो गया हमारा सपोज लायबिलिटी, फोर्थ हो गया रेवेन्यू, और फिफ्थ होगी कैपिटल। इन तीनों के लिए भी कॉमन रूल है कि यदि ये डिक्रीज हो रहा होगा तो आप उसे डेबिट कर देंगे, और यदि इंक्रीज हो रहा होगा तो क्रेडिट कर देंगे। अब इन रूल को फॉलो करते हुए चलेंगे हम, और एक फॉर्मेट बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं।
फर्स्ट इज सीरियल नंबर, सेकेंड ट्रांजैक्शंस, फिर उसके बाद अकाउंट्स इन्वॉल्व, फिर नेचर ऑफ अकाउंट, और उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट के बाद क्या अफेक्ट या डायरेक्शन लिख देते हैं चलो, और डायरेक्शन के बाद डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। ओके, तो यही फॉर्मेट आपको याद होगा, हमने पिछली वाली क्लास में सीखा था। उसके लिए भी जो एग्जांपल है उसी एग्जांपल को चलो हम कॉपी कर लेते हैं, सेम एज इट इज ले लेते हैं एग्जांपल, और उसके हिसाब से मॉडल अप्रोच फॉलो करेंगे बस अब। तो पहली ट्रांजैक्शन लेते हैं, वही सेम जो पिछली क्लास में ली थी। क्या थी वो? मनीष स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो दोबारा से सेम एग्जांपल, मनीष स्टार्टेड बिजनेस with cash रुपी 5 लाख। मनीष ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से। अब 5 लाख रुपए उसने बिजनेस में लगाए हैं, तो पहला टास्क क्या है हमारा कि ये बताना कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। तो हमें दिख रहा है पहला अकाउंट कैश, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है, और ऑनर ने पैसे लगाए हैं, इसलिए दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया? कैपिटल। अब हमें मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बताना है नेचर। पिछले क्लास में हमने क्या किया था? ट्रेडिशनल के हिसाब से बताया था, यानी पर्सनल या नॉमिनल किया था पिछली क्लास में। अब हमारा फोकस किस पे रहेगा? केवल मॉडर्न अप्रोच पे, और यही थ्रू आउट मॉडर्न अप्रोच हम आगे भी फॉलो करने वाले हैं अपने आगे के चैप्टर्स में। तो ज्यादा स्ट्रेस आप मॉडर्न अप्रोच पे देने वाले हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है? तो बहुत अच्छे से समझना है इसमें। तो नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? किसका? कैश और कैपिटल का। तो हमें मालूम है कैश क्या है? असेट। तो मैंने फिलहाल असेट के लिए ए लिख दिया, ठीक है? क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको? ओके, तो कैश हो गया एक असेट, और कैपिटल के लिए सी लिख दिया। अब हमें देखना है इसका रूल क्या कहता है? इंक्रीज डिक्रीज देखना है बेसिकली। तो हमें देखना है कि बिजनेस में यदि कैश आता है तो इंक्रीज होता है कि डिक्रीज। तो इंक्रीज डिक्रीज के लिए मैं अपर एरो और डाउन एरो लगा देता हूं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इससे। अपर एरो मींस इंक्रीज और डाउन एरो मींस डिक्रीज। तो असेट बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है, वेयर एज कैपिटल भी हमारी इंक्रीज हो रही है। यस और नो? हो रही है ना, क्योंकि बिजनेस में जब ऑनर पैसे लगाता है तो कैपिटल बढ़ती है, तो दोनों ही वैल्यू बढ़ी। अब रूल क्या कहता है कि असेट इंक्रीज हो तो क्या करो? डेबिट। तो इसका मतलब मुझे असेट के कॉलम में लिख दिया 5 लाख, जबकि कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। इसलिए हमने ये क्रेडिट वाले कॉलम में लिख दिया। तो ये ट्रांजैक्शन हमारी ओवर हो गई, मैंने एक लाइन से ड्रॉ कर दिया, ये खत्म। फर्स्ट ट्रांजैक्शन ओवर हो गई है। सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या थी? परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेजेस गुड्स फॉर कैश रुपी, परचेजेस गुड्स फॉर कैश रुपी कितना ले ले? सपोज हमने ले लिया 1,50,000, 1.5 लाख रुपए के गुड्स खरीदे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं ट्रांजैक्शन। परचेजेस गुड्स फॉर कैश रुपी 1,50,000, परचेजेस गुड्स फॉर कैश 150। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? पहला अकाउंट हो जाएगा हमारा परचेजेस, और दूसरा कैश। तो परचेजेस और कैश हमारा दूसरा अकाउंट हो गया। अब हम आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं इसमें। अब इसके हिसाब से हमें चेक करना है कि किस नेचर का अकाउंट है। तो परचेजेस किस नेचर का अकाउंट है? एक्सपेंसेस। तो हमने उसके लिए लिख दिया ई। और कैश किस नेचर का अकाउंट है? ए। परचेजेस क्योंकि एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बिजनेस में क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमें 1,50,000 को क्या करना चाहिए? डेबिट कर देना चाहिए। और असेट की वैल्यू क्योंकि कैश बिजनेस में से जा रहा है तो डिक्रीज होगा, इसलिए कहां लिख दे इसे? क्रेडिट। तो क्लियर है? मुझे लगता है आपको समझ में आ गई बात। तो दो ट्रांजैक्शन हो चुकी है हमारी। अब थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं हम। किसकी तरफ? थर्ड ट्रांजैक्शन। तो ध्यान से फोकस करेंगे थर्ड को। थर्ड ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपी 50,000, 50,000 रुपए के गुड्स हमने कैश में बेच दिए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? पहले इसको ओवर करते हैं पिछली वाली को। तो इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो कैश, और दूसरा क्योंकि गुड्स बेच रहे हैं तो दूसरा सेल्स अकाउंट। तो कैश
किस नेचर का अकाउंट है? मॉडर्न अप्रोच फॉलो करते हुए ध्यान रखना है, इसको पूरे को लिखना है। तो असेट अकाउंट है। और सेल्स इनमें से कौन सा है? रेवेन्यू, क्योंकि इनकम हो रही है। तो एक असेट दूसरा रेवेन्यू। बिजनेस में जब गुड्स बेचते हैं तो असेट यानी कैश इंक्रीज होता है, अब सेल करने से रेवेन्यू भी बढ़ती है, यानी दोनों ही चीजें इंक्रीज हो रही है। दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है तो असेट इंक्रीज होने पर हमें मालूम है डेबिट करते हैं रूल के हिसाब से। देखो असेट इंक्रीज पर डेबिट, जबकि रेवेन्यू इंक्रीज होती है यदि तो उसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम इसे क्रेडिट वाले कॉलम में लिख रहे हैं। यानी रूल सामने से ध्यान से फॉलो करने। हो सकता है आपको बिगनिंग में रूल्स को समझने में मुश्किल है, तो सामने रूल्स लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। वंस यू हैव प्रैक्टिस एनफ, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके माइंड में ऑलरेडी फिक्स हो जाएगा ये कब किसको डेबिट कैसे करना है, ये स्किल डेवलप हो जाएगी। तो प्रैक्टिस बेसिकली करनी है आपने इसमें। आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। कितनी ट्रांजैक्शन हो गई? 3। नंबर 4 पे आते हैं। 4 ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू अरुण, सोल्ड गुड्स टू अरुण। इस बार ले लिया हमने 1 लाख रुपीस के गुड्स बेचे अरुण को। तो अरुण को गुड्स बेचे हैं तो इसका मतलब कैश तो नहीं आएगा, इस बार अरुण आ जाएगा और दूसरा अकाउंट सेल्स ही आ जाएगा। तो अरुण किस नेचर का अकाउंट है? अरुण जिसको हमने गुड्स क्रेडिट में बेचे थे वो कौन है हमारे लिए? डेटर है। क्या है? डेटर। और डेटर क्या होते हैं? असेट। क्या होते हैं? असेट। जबकि सेल्स क्या है? रेवेन्यू। जब हम गुड्स अरुण को क्रेडिट में बेच रहे हैं तो हमारे असेट यानी डेटर्स बढ़ रहे हैं, एट द सेम टाइम सेल्स होने से रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है। और हमें मालूम है असेट इंक्रीज होने पर हम क्या करते हैं? डेबिट। देखिए दोबारा से, असेट इंक्रीज होने पर डेबिट और रेवेन्यू इंक्रीज होने पर क्रेडिट, इसलिए 1 लाख रेवेन्यू वाला क्रेडिट हो गया। तो कितनी ट्रांजैक्शन हो गई हमारी अभी तक? 4। अब हम 5th ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। 5th ट्रांजैक्शन है हमारी पेड वेजेस। पेड वेजेस, हमने वेजेस के लिए पेमेंट कर दी और सपोज वेजेस के लिए पेमेंट करिए कितनी? 10,000 रुपी। 10,000 रुपए पे कर दिए सपोज हमने। कितने पे किए? 10,000 रुपी। अब 10,000 रुपए पे किए वो वेजेस के लिए किए, तो अकाउंट कौन से ओपन हुए? एक तो वेजेस और दूसरा कैश। वेजेस किस नेचर का अकाउंट है? हमें मालूम है इन पांचों में से वेजेस एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस, खर्चा हो रहा है हमारा बिजनेस में। और सेकेंडली कैश क्या है? असेट। जब वेजेस जो कि एक्सपेंस है होता है, वेजेस इनकम होती है बिजनेस में, तो हम बोलते हैं कि खर्चे बढ़ गए, तो इसका मतलब एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। और क्योंकि पेमेंट हम नहीं करी है तो हमारे पास से कैश भी कम हो जाएगा, तो कैश डिक्रीज हो गया, असेट कम हो गए, तो एक्सपेंस इंक्रीज यानी डेबिट। कितना अमाउंट है? 10,000। और असेट जो कि डिक्रीज हो रहा है कैश, तो वो क्रेडिट, क्योंकि असेट डिक्रीज होने पर क्या होता है? क्रेडिट। तो हमने अभी तक 5 ट्रांजैक्शन कर लेती है, कर चुके हैं हम इधर। अब नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजैक्शन ले लेते हैं इसके लिए, नंबर 6। नंबर 6 क्या है? कमीशन रिसीव्ड ₹20,000। कमीशन रिसीव्ड ₹20,000। 20,000 रुपए की कमीशन रिसीव की। तो कमीशन रिसीव करेंगे तो हमारे पास अकाउंट हो जाएंगे, एक तो कैश और दूसरा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। क्या नाम रखा इसका? कमीशन रिसीव। ये मैंने पहले ही बताया था आपको, रिसीव वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि ऐसे ही एक इनकम है जो खर्चे में भी हो सकती है, इनकम भी हो सकती है, यानी कमीशन हम पे भी करते हैं और अर्न भी होता है, इसलिए रिसीव वर्ड लगाने से ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो कैश और कमीशन रिसीव लिख दिया। कैश किस नेचर का अकाउंट है? असेट। कमीशन रिसीव क्या है इनमें से? रेवेन्यू, क्योंकि इनकम है। तो असेट क्योंकि कैश आ रहा है बिजनेस में, क्योंकि रिसीव कर रहे हो तो ये इंक्रीज हो गया। और कमीशन रिसीव आपकी रेवेन्यू है, यानी आपकी इनकम बिजनेस में बढ़ रही है, इसलिए ये भी इंक्रीज हो गया। और असेट इंक्रीज होने पर क्या करते हैं? डेबिट। इसका मतलब ये 20,000 पहले हमें डेबिट करना पड़ेगा। और फाइनली कमीशन रिसीव है क्योंकि और इनकम बढ़ रही है, इसलिए इसे क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, तो हमने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से क्या डिस्कस करा कि मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हुए हम कैसे पता लगाएं कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, उनका नेचर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से क्या है, और वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, और अकॉर्डिंगली इसमें से किसको डेबिट और किसको क्रेडिट। यदि मान लीजिए मुझे इसमें से पूछा जाता है कि सर आप बताइए सोल्ड गुड्स फॉर कैश है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000, आप बताइए इसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। तो मैं डायरेक्टली देख पाऊंगा यहाँ पर कि भाई सोल्ड गुड्स फॉर कैश में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 50,000 से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 50,000, डायरेक्टली बता सकते हैं। तो इसका मतलब हम इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कौन सा अकाउंट डेबिट। हमेशा ध्यान रखना नेचर नहीं पूछा जाएगा, अकाउंट कौन सा डेबिट हो रहा है। तो नेचर हम इसलिए निकालते हैं कि हमें आइडिया हो जाए कि वो किस नेचर का अकाउंट है, जिससे हम रूल फॉलो कर पाए।
हमें बेसिकली अकाउंट को पूछा जाता है कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट। तो इसके बेसिस पर हम बता सकते हैं भाई कैश अकाउंट डेबिट फाइल है, कैपिटल क्रेडिट फाइल है, परचेज अकाउंट डेबिट 150, कैश अकाउंट क्रेडिट 150, कैश अकाउंट डेबिट 50, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 50 एंड सो ऑन। तो कौन सा रूल फॉलो किया हमने? मॉडर्न अप्रोच। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसके बेसिस पर क्या क्या बात समझ में आ गई कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हमारे रूल्स कितने हैं? 5 रूल्स हैं। ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, आपको पूछा है कितने रूल है तो आप बताएंगे 5 रूल्स। ओके, और उसके हिसाब से हम उसको अप्लाई करना भी सीख चुके हैं कि कैसे मॉडर्न अप्रोच के रूल्स को फॉलो किया जाता है। अब हम आज की क्लास के लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि क्या है? टी शेप अकाउंट। क्या पूछते हैं? टी शेप। तो टी शेप अकाउंट कैसे बनता है उसको स्टडी करते हैं। ओके, तो मैंने ट्रांजैक्शंस को रब नहीं करा है, हम इसी को एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं टी शेप की फॉर्म में। तो पहले तो फॉर्मेट क्या होता है टी शेप अकाउंट का? तो टी शेप अकाउंट, ऐसा अकाउंट जो टी फॉर्मेट में बनता है उसे हम टी शेप अकाउंट बोलते हैं। अकाउंट विच इज मेड इन द फॉर्मेट ऑफ टी इज रेफर्ड एज टी शेप अकाउंट। वो टी शेप अकाउंट होता है। कैसे बनता है देखिए, ये मैंने टी बना दिया, देखो आपके सामने बना दिया ना, बट थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं क्योंकि प्रेजेंटेबल लगे अकाउंट, तो इसलिए हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ओके, अब टी शेप बन चुका है। इसको लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं डेबिट और राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट। ये क्लियर है? बड़े ध्यान से फॉलो करना है इसको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। पहला मैंने क्या बताया? लेफ्ट साइड को डेबिट और राइट साइड को क्रेडिट। और यहां पर हम पहले लिख देते हैं अमाउंट रूपी, अमाउंट रूपी। ये बिगनिंग इस तरीके से करनी है। आपने देखा मैंने अभी इस कॉलम को ब्लैंक रखा हुआ है। ये इसलिए ब्लैंक रखा है क्योंकि ये डिपेंड किस पे करेगा कि हम टी शेप किसका बना रहे हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया इसमें बहुत सारे अकाउंट्स आए थे। आपको याद होगा, मैं कुछ नाम लेता हूं जैसे कैश, अरुण, सेल्स, परचेजेस, वेजेस, कमीशन, ये बहुत सारे अकाउंट्स इस पूरे क्वेश्चन में आए थे हमारे सामने। और हमें किसी का भी टी शेप अकाउंट बनाने के लिए बोला जा सकता है। तो हम जब भी टी शेप बनाएंगे तो हम मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करेंगे। पहली बात तो ये याद रखनी है, किसको फॉलो करेंगे? मॉडर्न अप्रोच। तो मान लीजिए मैं इसमें से एक अपने आप से कोई एग्जांपल लेता हूं कि हमें टी शेप बनाना है किसका? कैश का। तो बना रहा हूं कैश अकाउंट। तो आपके सामने अब ये क्लैरिटी आ गई कि कौन सा अकाउंट बनाना है। कौन सा बनाना है? कैश। तो अब हमें मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हुए आगे का पार्ट करना है। तो मैंने हेडिंग डाल दिया मगर अभी भी ये कॉलम ब्लैंक रखे हैं। तो इसको जरा समझते हैं कि क्या लिखना है यहाँ पर। तो कैश अकाउंट पहले जज करिए इन पांचों में से किस कैटेगरी में आता है? किस कैटेगरी में आता है? असेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है या कैपिटल है? हमें क्लियर है ये असेट है। और असेट का रूल क्या कहता है? उस पे आ जाओ सीधा। डेबिट कब करते हैं? इंक्रीज पर। डेबिट कब? इंक्रीज। तो मैंने इस साइड को तो डेबिट लिखा ही हुआ है, तो मैं यहां लिख देता हूं इंक्रीज। क्यों लिखा है मैंने ऐसा इंक्रीज यहां पर? क्योंकि ये असेट का रूल फॉलो हो रहा है यहां पर। मान लीजिए ये कैश की जगह कुछ और होता तो मैं उसके रूल को देखता यहां पर क्या होता है। फिलहाल कैश था तो डेबिट कब होता है? इंक्रीज पर। और क्रेडिट कब होता है? डिक्रीज पर। तो पहला स्टेप आपका हो गया ये इंक्रीज और ये डिक्रीज मेंशन करना। सपोज मैं मान लो यहां पर कैश अकाउंट नहीं बनाता, मेरे को बनाना होता कैपिटल अकाउंट। किसका अकाउंट बनाना है? कैपिटल। तो कैपिटल ऊपर हेडिंग आती है कैपिटल अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट सेम लिखते, फिर रूल के हिसाब से देखते कि कैपिटल क्या कहता है? डेबिट कब होता है? डिक्रीज पर। तो उस केस में मैं यहां डेबिट साइड पर क्या लिखता? डिक्रीज। क्लियर है ना? यानी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा अकाउंट देखेंगे किसका बनाना है, फिर उसका नेचर देख के उसके हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज लिखेंगे दोनों साइड्स में। आगे फॉलो करें तो आपको ये क्लियर हो गया इंक्रीज डिक्रीज कैसे लिखना है, फॉलो करना है रूल्स को। अब हम क्योंकि कैश अकाउंट बना रहे हैं, वो एक असेट है तो उसके रूल को फॉलो करते हुए बनाएंगे। अब पूरा ध्यान हमारा असेट के रूल पे रहेगा। किस पे रहेगा? असेट। रीजन क्यों असेट का रूल फॉलो करेंगे? क्योंकि कैश अकाउंट बना रहे हैं और कैश एक असेट होता है, कैश एक असेट है। तो अब इस पूरी ट्रांजैक्शन में जो जो हो रहा है उसमें इसको फॉलो करना है। इंक्रीज हो रहा है तो इस साइड और डिक्रीज हो रहा है तो इस साइड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मनीष ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से, तो कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? इंक्रीज हुआ ऑब्वियसली। तो हम यहां लिख देंगे बिजनेस कमेंस्ड या बिजनेस स्टार्टेड। कितने से बिजनेस कमेंस हुआ?
5 लाख रुपए बिजनेस में आ गए। क्लियर है ये पॉइंट। अगले पे आते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स खरीदिए 1.5 लाख रुपए की। अब गुड्स खरीदने से इंक्रीज होगा कैश या डिक्रीज होगा? खरीदने से डिक्रीज होगा। तो इधर आ जाइए, परचेज गुड्स या गुड्स परचेज गुड्स या गुड्स परचेज कितना? 150। थर्ड, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000। गुड्स को कैश में 50,000 में बेचा। गुड्स को कैश में 50,000 में बेचा तो कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज? बेचने से कैश आ रहा है तो यहां होगा, तो यहां लिख दीजिए सोल्ड गुड्स कितने के? 50,000 रुपए के। पूरा फोकस किस पे है? कैश पर। अगली ट्रांजैक्शन में सोल्ड गुड्स टू अरुण, और अरुण को गुड्स बेचे, बट यहां तो कैश है ही नहीं। तो जब भी जिस अकाउंट को हम बना रहे हैं और हमारे सामने जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें वो अकाउंट इन्वॉल्व ही नहीं है तो आप उसे स्किप कर जाएंगे। जैसे अब मैंने यहां पढ़ा सोल्ड गुड्स टू अरुण, तो यहां तो एक अरुण है और दूसरा सेल्स है, याद है ना आपको? तो अरुण और सेल्स होने की वजह से इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ही नहीं है, और बिल्कुल ना होने की वजह से क्या हो रहा है? ना तो कैश इंक्रीज हो रहा है ना ही कैश डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को हम स्किप कर जाएंगे यहां से। तो नेक्स्ट पे आते हैं, पेड वेजेस। वेजेस पे कर रहे हैं 10,000 वेजेस पे करने से क्या हो रहा है? कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज? डिक्रीज होगा। तो यहां लिख देते हैं वेजेस पेड। कितना वेजेस पे करी हमने? 10,000 लिख दिया हमने यहां पर। नेक्स्ट और लास्ट वन क्या है हमारा? कमीशन रिसीव्ड। रिसीव करने से कैश आएगा तो इंक्रीज वाले में आते हैं, तो यहां लिख देते हैं कमीशन रिसीव्ड। कितना अमाउंट? 20,000। तो क्या फोकस किया हमने, किस बात पे ध्यान दिया कि जिसका भी हम टी शेप बना रहे हैं सबसे पहले तो उस ट्रांजैक्शन में वो अकाउंट इन्वॉल्व होना चाहिए, और फिर हम देखेंगे कि उसे किस साइड पे दिखाएं। उसके रूल को फॉलो करते हुए, ऑलरेडी हम इंक्रीज डिक्रीज लिख चुके होंगे और उसके हिसाब से उसको फॉलो करते हुए जाएंगे। यदि किसी ट्रांजैक्शन में वो अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है तो आप उसे स्किप करेंगे। ध्यान रखना है आपने, स्किप इट, क्योंकि उसका पार्ट ही नहीं है वो ट्रांजैक्शन का। अब जब सारी ट्रांजैक्शन आपने दिखा दी उस टी शेप की जो आप बना रहे थे, फिर आपने आगे का काम करना है। अब आगे का काम क्या है? उसको बैलेंस करना। तो मैंने टोटल देखो दोनों का पैरेलल टोटल किया, और दोनों तरफ टोटल वो लिखना है जो साइड एक्सीड कर रही है। जिस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा होगा आप दोनों साइड वही लिख देंगे। कैसे? देखिए इस साइड में 5 लाख प्लस 50 प्लस 20,000, तो टोटल इधर का 570 आ रहा है, जबकि इधर का टोटल कम है। तो मैंने बोला जिधर का टोटल कम है वो सॉरी ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख दीजिए। तो कितना हो गया? 5,70,000, और इस साइड भी लिख दीजिए 570। आपको दिख रहा है जो शॉर्ट है, वो जो शॉर्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस। तो आप लिख देंगे बैलेंस। बैलेंस क्यों लिखा? क्योंकि इधर शॉर्ट हो रहा है। उल्टा भी हो सकता था कि इधर का टोटल ज्यादा आता तो हम इधर लिख देते बैलेंस। तो आपको ध्यान रखना है जिधर शॉर्टेज हो उधर बैलेंस वर्ड लिखेंगे। अब टोटल करके देखिए बैलेंस आ कितना रहा है। हमें मालूम है कि टोटल तो 570 आया था इधर का, बैलेंस कितना बचेगा? इसका टोटल करिए 150 प्लस 10 यानी 1,60,000, और इस 570 में से 160 माइनस कर दीजिए तो बैलेंस बच गया 4 लाख। कितना बच जाएगा? हमने ये सब कुछ सही ढंग से दिखा दिया है, देख लीजिए एक बार। तो टोटल आ गया 4,10,000। कितना आ जाएगा? 4,10,000। तो यहाँ 4,10,000 दिखा दिया, जिसका मतलब दोनों साइड का टोटल टैली हो गया। तो ध्यान से देखना है कि जो सा टी शेप बना रहे हैं उसके रूल को फॉलो करते हुए इंक्रीज या डिक्रीज प्रॉपर साइड पे लिखेंगे और देन फॉलो अप करेंगे। सपोज हम कोई ऐसा अकाउंट बना रहे होते जो कोई लायबिलिटी नेचर का है तो लायबिलिटी का रूल फॉलो करते और अकॉर्डिंगली उन्हीं ट्रांजैक्शंस को पिक करते जो उस अकाउंट से रिलेटेड है डायरेक्टली, जिसमें वो अकाउंट इन्वॉल्व है, और उसके बेसिस पर ये फॉलो करेंगे और फिर फाइनली बैलेंस निकाल देंगे। इस तरीके से हमारा टी शेप अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीख लिया आपको देखा। सबसे पहले देखा हमने मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखे। सेकेंडली क्या करा, फिर हमने एक एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट किया, उनको अप्लाई करा रूल्स को और देखा कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सा नेचर है, इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, और उसमें किस अकाउंट को डेबिट करें और किस अकाउंट को क्रेडिट। यानी अच्छे से पूरे प्रोसेस को समझा कि मॉडर्न अप्रोच में हम रूल्स को कैसे फॉलो अप करने वाले हैं, प्रोसीड कैसे करने वाले हैं, अप्लाई कैसे करने वाले हैं। और उसके बाद फाइनल टॉपिक जो हमारा था वो था कि किस तरीके से टी शेप बना है। अगेन मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमने दो रूल्स पढ़े, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल भी आपको समझना जरूरी था क्योंकि वो भी आना चाहिए, बट हम मेनली जब आगे की प्रोसीडिंग्स करेंगे, आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हमारा पूरा फोकस किस पे रहना चाहिए, मॉडर्न अप्रोच पे। इसलिए आप उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ही हमने टी शेप अकाउंट भी बनाया है। तो आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा।
आया समझ में? ओके तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ आज की क्लास भी आपको बहुत मजा आया होगा और आपने अच्छे से समझा जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए, और आप घर पे आपकी टेक्स्ट बुक से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो ट्राई भी जरूर करेंगे ना? ओके तो जो भी ट्रबल्स आएगी वो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ, ये होप करते हुए कि आपको अच्छा समझ में भी आया और आप प्रैक्टिस भी खुद कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम आगे भी स्टार्ट करेंगे और आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की इस पूरी क्लास के लिए मैं आभारी हूँ आपका, आपने बहुत अच्छे से समझा और ध्यान से पूरा ध्यान दिया पूरी क्लास में, और घर पे आप प्रैक्टिस भी करेंगे ये भी आप इंश्योर कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, टुडेज वीडियो। होप करता हूँ आगे भी आप वीडियोस को वॉच करेंगे और एंजॉय करेंगे और स्टडी हार्ड करेंगे घर पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।